हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है दीप्त स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए दीप्त स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला। अच्छे से पढ़ेंगे तभी यूपी टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 90 से 100 नंबर का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। तो यूपी टेट एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें आपको नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिलेंगे। पूरे 12 साल के पेपर मिलेंगे और आपको यहाँ पे सभी पेपर मिल जाएंगे। अगर पेपर फर्स्ट लेना चाहते हैं या पेपर सेकंड लेना चाहते हैं या पेपर सेकंड में सोशल साइंस में साइंस लेना चाहते हैं, सब के सब पेपर मिल जाएंगे। और आंसर की के साथ रहेगा एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या, सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेगा सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस मैथ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट है। जैसे करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आप लोग करके प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समायोजन कर रही है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कोई ऊषा है वह परिवेश की जो नई विशेषताएं हैं उनको अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही है और विद्यमान जो स्कीम है उसमें संशोधन कर रही है। तो यह समायोजन कहलाता है। तो सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें देखेंगे जो सामाजिक संचरण है यह देखेंगे नहीं आता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर देखेंगे अनुभव दिया गया है, अनुभव हो गया। उसके बाद यहाँ पे संतुलनीकरण हो गया। ये सब आपके आते हैं बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे संवेदना आ जाता है, अवलोकन आ जाएगा, स्मृति आ जाएगा, निर्णय आ जाएगा, भाषा आ जाएगा, बुद्धि, अधिगम, कल्पना, तर्क, ध्यान, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक संचरण सिर्फ नहीं आएगा। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला, शिक्षा की 3 प्रमुख आधार हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आ जाएंगे। जो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आएंगे। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, विकास में जो वृद्धि है इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे आकार, सोच और जो समझ कौशलों में वृद्धि होती है उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है उसमें देखेंगे अनुकरण करने की अवस्था रहती है, प्रश्न करने की अवस्था रहती है, खेलने की अवस्था रहती है। लेकिन दल या समूह में रहने की जो अवस्था है यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र ए वाले को चूज कर रहे हैं वह राइट है। अगला है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग यह कथन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से, स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा है वह सीखने का राजमार्ग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो संज्ञान के अंतर्गत आएगा उसमें देखेंगे क्रोध आएगा, भूख आएगी और डर आएगा।
लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो स्थान छोड़ना है या नहीं आएगा, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा जो शिक्षक होते हैं वह निकट रूप से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम का पठार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन हो जाएगा। अधिगम का पठार का मतलब होता है जो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अनुबंध रहित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वॉल्फगैंग कोहलर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से यह सीखने के गतिक क्षेत्र में होगा। व्यवहार का जो करना पक्ष है वह सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और जो 2 स्तर के यहाँ पे बच्चे होते हैं वह जो मूर्त अनुभव होते हैं उससे जल्दी सीखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में रहती है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए विशेष शिक्षा आपका विकलांगों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम है उससे रिलेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े बालक को। हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वह पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला है, बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बुद्धि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बुद्धि देखेंगे एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है और सीखने की भी एक क्षमता है, तो बुद्धि में यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, डी वाला राइट आंसर है। बुद्धि का एकल घटक या एकल अभ्यास सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने दिया था। अल्फ्रेड बीने हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला व्यक्तित्व मापन की जो CAT विधि है दी गई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बैलक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विकास और जो वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। जो निम्न कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की जो खेल विधि है वह किस पे आधारित होती है, तो वह विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया से। विकास का संबंध यहाँ पे परिपक्वता से है, तो उसी तरह से उद्दीपन का यहाँ पे जो संबंध है वह प्रतिक्रिया से हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो कोहलर ने अपना प्रयोग किया वह वनमानुषों पर किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया दिया गया, ध्यान देंगे यहाँ पे डिसलेक्सिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पढ़ने में या वर्तनी में यहाँ पे क्या होता है, कठिनाई होता है।
पठन संबंधी क्या होता है, विकार होता है डिसलेक्सिया में। तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अभिप्रेरणा के घटक दिया गया है। तो अभिप्रेरणा के घटक में आपका आवश्यकता तो होता है, यह प्रोत्साहन भी होता है, अंतर्नोद भी होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं किसके विकास का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंगीकरण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो उसको व्यक्तित्व कहा जाता है, पर्सनैलिटी बोला जाता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है वह आपका यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत क्या है, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, सी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, सी वाला इसमें नहीं होगा और वही आपसे पूछा जा रहा है। सी राइट आंसर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम की हिंदी है और यूपी टेट एग्जाम की हिंदी बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया विद्यालय शब्द में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है यह पूछा गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय जो शब्द है उसमें आपका यहाँ पर है, उसमें है आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, इसका यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपको भी पता है कि विद्याधन आलय हो जाएगा, विद्याधन आलय हो जाएगा और यहाँ से आ और यहाँ पे आ दोनों मिलकर के यहाँ पे आ बन रहा है और यहाँ पर है दीर्घ संधि, दीर्घ में भी यह दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पे संधि डायरेक्ट पूछा गया है तो यहाँ पे आप लोग स्वर संधि कर देंगे, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पवन शब्द दिया गया है तो यहाँ पे पवन का हो जाएगा, यहाँ पे पोधन अन हो जाएगा, पोधन अन होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे पोधन अन दिया गया है सी वाले में, तो यहाँ पर जो आपका सी वाला है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर है आपकी अयादि संधि है, यह पॉइंट याद रख लेंगे, यहाँ पे क्या है अयादि संधि है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में वचन होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिंदी में देखेंगे दो ही आपके वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है, दूसरा आपका बहुवचन होता है। तो यहाँ पर दो जहाँ पर रहेगा वह राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि आगरा का बहुवचन होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आगरा का बहुवचन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है आगरा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि आगरा क्या, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको कहा जाता अविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे तृष्णा लिखा गया, जो तृष्णा शुद्ध लिखा गया वही आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में जो तृष्णा लिखा गया है यह शुद्ध वर्तनी वाला है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कवियत्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री होता है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, सी वाला आपका राइट आंसर है। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे आपका रात दिन, इसमें रात और जो यहाँ पे दिन है दोनों के दोनों प्रधान है, रात और दिन इसका यहाँ पे विग्रह होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए इसमें उज्ज्वल जो शुद्ध है वह आपको बताना है, लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। इसमें जो दोनों ज रहते हैं, दोनों ज आधा आधा रहते हैं, तो इसमें जो शुद्ध है वह देखेंगे डी वाले में दिया गया। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गलत चूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डी वाले को राइट करेंगे आप लोग। अनुरक्त का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ये सब के सब यहाँ पे तत्सम शब्द के अंतर्गत हैं, तो ए वाला राइट आंसर है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए कुरूप। यहाँ पर देखेंगे कु उपसर्ग है, कुकर्म में कु है, कुचाल में यहाँ पे कु है, कुशल में नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगर यहाँ पे आप उपसर्ग हटाएंगे तो कोई आपके यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो आपका यहाँ पे पुजारिन दिया गया है, पुजारी में इन लगाया तभी तो पुजारिन बना है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और जो अंतिम पद होता है वह संज्ञा हो, तो वह क्या होता है, द्विगु समास। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में और शब्द आ रहा हो और योजक चिन्ह बीच में लगा हो, तो यहाँ पे सी वाले में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा नर नारी में द्वंद्व समास। नगर में रहने वाला को कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको कहा जाता है नागर। नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो शैशव है, यह आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी यहाँ पे लकड़ी हो गया, लोहा, पुस्तक, यह जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाले में आपका क्या है, संप्रदान कारक है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संप्रदान में के लिए वर्ड का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए, यहाँ पे के लिए का भावार्थ आ रहा है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें यहाँ पे वह सर्वनाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सबको प्रयास करना है राइट आंसर करने का कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यह आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया रहे, उसको सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि मैं लखनऊ गया था, मैं काशी गया था, तो यह क्या है, सरल वाक्य हैं। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन हो जाएगा, इसमें जो उद्देश्य है वह मोहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया निम्न में से मिश्रित वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यहाँ पे जो डी वाला है यह मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगते हैं, इस तरह से जो चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, जो पत्र आज आया कहाँ है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा रहेगा और इसी में सिर्फ दिया भी है कहाँ है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। शेर को सामने देख करके यहाँ पे खालिस्तान या वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सही मुहावरा है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यह क्या है, मुहावरा है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पकड़ में न आना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।
सिर फिर जाना का अभिप्राय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अहंकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी टेट एग्ज़ाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को अच्छे से पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, लगभग 90 से 100 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लेकर के पढ़िए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2011 से लेकर 2022 तक आज तक यहाँ पे जितने भी यूपी टेट एग्जाम में पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिलेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा और सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी के सभी सब्जेक्ट रहेंगे। CDP सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, EVS, सोशल साइंस। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके आपको प्राइमरी या सोशल साइंस या मैथ साइंस लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, तो इसकी पेमेंट करेंगे, तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।